हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अदिति। वेलकम टू एडुकैप सर्विसेज। आज हम बात करने वाले हैं क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल सब्जेक्ट के बारे में। इससे पहले भी मैंने इस सब्जेक्ट के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। प्लस उसमें जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे उन्हें आप अच्छे से समझ सकते हैं और नोट्स को कॉपी डाउन कर सकते हैं। आज की भी वीडियो में मैं काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। प्लस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। प्लस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोस आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी के बारे में। ये जो क्वेश्चंस है मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी का, ये यूजुअली कभी कभी पेपर में आ जाता है। प्लस कभी मॉडल्स ऑफ इंक्लूजन भी पूछ लिए जाते हैं। तो मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी पूछे तो आप ये सारे मॉडल्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा ब्रीफ दे देती हूँ। मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी बेसिकली एक टूल है डिफ़ाइन करने का डिसेबिलिटी के लिए, ताकि एक गवर्नमेंट के पास कुछ डेटा हो जाए या नॉलेज हो जाए कि किसके बेसिस पे उन्हें अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनानी है ताकि वो किसी भी डिसेबल्ड पर्सन की नीड्स को मीट कर पाए। तो इस टूल के बेसिस पे, इन्हीं मॉडल्स के बेसिस पे ही गवर्नमेंट अपनी स्ट्रैटेजीज़ को डिसाइड करती है, बनाती है, ताकि सारी डिसेबल्ड पर्सन की नीड्स फुलफ़िल हो पाए। तो काफ़ी सारे मॉडल्स हैं, जैसे रिलीजियस मॉडल है, चैरिटी मॉडल है, मेडिकल मॉडल है, रिहैबिलिटेशन मॉडल है, सोशल मॉडल है, एक्सपर्ट एंड प्रोफेशनल मॉडल है, इकोनॉमिक मॉडल है, एम्पावरिंग मॉडल है, और आपका फंक्शनल मॉडल है, और ह्यूमन राइट मॉडल है। तो ये सारे मॉडल्स भी आपकी बुक में भी एक्सप्लेन किए हुए हैं। इन केस आप इसे डीप में स्टडी करना चाहते हैं तो बुक को रेफ़र कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो है वो हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ स्पेशल एजुकेशन और सेग्रीगेटेड एजुकेशन। कभी कभी ये शॉर्ट नोट्स में पूछ लिया जाता है। तो मीनिंग क्या है स्पेशल एजुकेशन का और सेग्रीगेटेड एजुकेशन का? बेसिकली स्पेशल एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है जिन भी स्टूडेंट्स की एक्सेप्शनल नीड्स हैं या जिनको कोई भी तरीके के मेंटल चैलेंजेस या लर्निंग डिसेबिलिटी है, पढ़ने में कोई भी रुकावट, किसी भी डिसेबिलिटी, कोई भी प्रॉब्लम है, या वो फिज़िकल हो या मेंटल हो। उन बच्चों के लिए जो भी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं वो स्पेशल एजुकेशनल होती है। जिन भी बच्चों की एक्स्ट्रा कुछ नीड है, एक्सेप्शनल नीड है नॉर्मल बच्चे के अलावा। तो बेसिकली कभी किसी बच्चे को पढ़ने में दिक्कत है तो उन्हें हम स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। प्लस कभी किसी को सुनने में दिक्कत है, किसी को मेंटल रिटार्डेशन है, तो उन बच्चों के लिए ही ये स्पेशल एजुकेशन टर्म यूज़ होती है, ताकि हम स्टूडेंट्स जिनकी डिसेबिलिटी है उन्हें रेफ़र कर पाएँ। तो ये जो एजुकेशन है ये बेसिकली हम स्पेशल नीड्स वाले स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अब इनका जो एनवायरनमेंट होता है स्टडी का, वो एक ट्राई करते हैं हम एक सोशल एनवायरनमेंट में ये डिसेबल पर्सन पढ़ पाए। अब स्पेशल एजुकेशन बेसिकली पिन पॉइंट करता है जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे सिस्टम में, जो भी बैरियर्स हैं, जो भी रुकावटें हैं लर्निंग की बच्चे के लिए, जो इनके पास कुछ भी डिसेबिलिटी है, तो उनके लिए एक तरीके का अलग से करिकुलम बनाया जाए। एक मेथड जो हो पढ़ाने का वो बिल्कुल अलग हो, ताकि वो जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उनको फेस ना करें और उनमें उनकी हेल्प हो पाए। तो ये जो टीचिंग है वो अलग तरीके के स्कूल्स में ली जाती है। बेसिकली जो सिर्फ जिनका पर्पस ही ये होता है कि डिसेबल्ड पर्सन्स को ही पढ़ाना है। जैसे आप ब्लाइंड स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए स्पेशल रीडिंग ब्लॉक्स रखते हो या हियरिंग इक्विपमेंट्स रखते हो, जिन्हें भी सुनाई देने में कोई भी दिक्कत होती है, तो उन लोगों को पढ़ाने के लिए, डिसेबल्ड पर्सन को पढ़ाने के लिए एक डिफरेंट स्कूल्स हैं, स्पेशल स्कूल्स बनाए गए हैं। इनका जो सेपरेशन होता है यूजुअली वो लाइफ लॉन्ग ही रहता है, अलग ही पढ़ाया जाता है। सेग्रीगेटेड एजुकेशन जो है वो एक तरह का स्पेशल इक्विपमेंट, स्पेशल हेल्प, स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है स्पेशल कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन को जिनकी कुछ भी स्पेशल नीड है या फिर कुछ भी उनके साथ डिसेबिलिटी जुड़ी हुई है। स्पेशल इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड होते हैं इन्हीं स्पेशल स्कूल्स में। अब ये जो सेग्रीगेशन है ये
हम प्रोवाइड करते हैं स्कूल्स के अंदर विदाउट थिंकिंग कि ये इफ़ेक्टिव होगी बच्चों के लिए। एक सेपरेट स्कूल में पढ़ाना अच्छा है या बुरा है वो कंसिडर नहीं करते, बट सेग्रीगेशन कर देते हैं स्पेशल स्कूल्स के नाम पे। अब इनकी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेसिकली, सबसे ये जो टाइप ऑफ एजुकेशन है स्पेशल बच्चों को प्रोवाइड की जाती है ताकि वो नॉलेज गेन कर पाएँ और अपने आप को ग्रो कर पाएँ, स्पेशल स्कूल्स के अंदर ही प्रोवाइड होती है। ये जो एजुकेशन है ये डिफरेंट होती है रेगुलर एजुकेशन से। इसको जो पढ़ाने के लिए जो टीचिंग एड्स यूज़ करते हैं, टीचिंग मटेरियल जो टीचर्स यूज़ करते हैं वो डिफरेंट होता है और उनको स्पेशल ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। जो करिकुलम है वो भी डिफरेंट होता है इसका। वो बेसिकली इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है ताकि जो भी डिसेबल्ड पर्सन की दिक्कतें हैं उन्हें कंसिडर किया जाए और उनको बेटर नॉलेज मिल पाए और वो अच्छे से जल्दी लर्न कर पाए। टीचर्स जो होने चाहिए वो बहुत क्रिएटिव होने चाहिए क्योंकि बहुत तरीके की डिसेबिलिटी है। किसी को सुनाई देने में दिक्कत है, किसी को मेंटली रिटार्डेशन है, किसी को दिखने में कोई दिक्कत है, किसी को कोई हाथ पैर में दिक्कत है। तो ये टीचर्स को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होना पड़ता है इन मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले बच्चों को डील करने में। और इस टीचर्स को इस स्कूल के अंदर बहुत सारे इमोशनल इश्यूज से डील करना पड़ता है और स्पेशल रिलेशनशिप्स बनाने पड़ते हैं पेरेंट्स से भी उन बच्चों के, प्लस साइकोलॉजिस्ट से भी, ताकि वो इनकी नीड्स को समझ पाएँ प्लस उसके अकॉर्डिंग काम कर पाएँ। अब ये जो प्रोफेशन है बेसिकली स्पेशल नीड्स प्रोवाइड करता है डिसेबल्ड पर्सन के लिए। हम सारी सर्विसेज, टूल्स, टेक्निक यूज़ करेंगे इसके अंदर, इन स्पेशल स्कूल्स के अंदर, ताकि डिसेबल्ड पर्सन की सारी नीड्स मीट हो पाए। प्रॉपर एक टीम होती है साइकोलॉजिस्ट की, स्पेशल थेरेपिस्ट की और स्पेशल डॉक्टर्स की, जिनकी प्राइमरी ड्यूटी ही यही होती है कि इन स्पेशल चिल्ड्रन को हेल्प कर पाए। इन स्टूडेंट से डील करने में बहुत सारे डिफरेंट इमोशंस होते हैं, बहुत सारी फिज़िकल डिसेबिलिटी होती है, तो टीचर्स के अंदर पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसकी नीड क्या है? अब हर बच्चे के पास कुछ ना कुछ गिफ्ट भगवान ने दिया ही है। हो सकता है उसको कोई किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी जो भी भगवान की तरफ से मिल गई है वो एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है आपकी सोसाइटी की कि वो इन बच्चों को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें और कहीं भी ये बच्चे पीछे ना रहें। तो ये हमारी एज अ सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन बच्चों को हेल्प करने में, प्लस इनकी अपब्रिंगिंग और केयरिंग प्रॉपर हो ये ध्यान रखने में। जब भी जो भी अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं लर्नर में, अब वो अलग अलग तरीके की हो सकते हैं, हो सकता है वो फॉर्मल क्लासरूम में बेनिफिट हो, तो बेसिकली हम इसको स्पेशल लर्निंग अरेंजमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि एक नॉर्मल क्लासरूम में अगर बच्चा नहीं ढंग से कर पा रहा तो एक प्रॉपर फॉर्मल क्लासरूम उन्हें अलग से मिल जाए जिनमें स्पेशल लर्निंग के अरेंजमेंट्स किए गए हैं। अब ये जो स्पेशल चिल्ड्रन है वो हो सकता है रेगुलर करिकुलम में नॉर्मली कंफर्टेबल ना हो, क्योंकि जो नॉर्मल करिकुलम हम बनाते हैं वो नॉर्मल बच्चों के लिए बनाया जाता है, तो हो सकता है वो उन्हें हेल्प करे नहीं करे डेवलप करने में। तो अगर हम पर्टिकुलर उनकी करिकुलम बनाएं उनकी नीड्स को देखकर, तो उसमें वो अच्छे से ग्रो कर पाएँ, अच्छे से डेवलप हो सके। स्पेशल एजुकेशन में बहुत सारी सर्विसेज चाहिए होती हैं, जैसे हैंडीकैप स्टूडेंट्स को फिजियोथेरेपी हो सकती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की ज़रूरत हो सकती है, पीरियोडिक फिज़िकल एग्जामिनेशन की ज़रूरत हो सकती है। तो ये जो सर्विसेज हैं ये स्पेशल एजुकेशन में रिक्वायर्ड हो सकती हैं। अब ये जो स्पेशल एजुकेशन के टीचर्स हैं हेल्प्स टीचर, गार्डियंस, रिसर्चर, एजुकेशनल टू अंडरस्टैंड स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स फेस बाय डिसेबल्ड पीपल। तो स्पेशल एजुकेशन बेसिकली हेल्प करता है टीचर्स को भी, गार्जियंस को भी, पेरेंट्स को भी और रिसर्चर्स को भी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स बेसिकली डिसेबल्ड पर्सन फेस करते हैं और उन्हें हम कैसे फ्यूचर में डील कर सकते हैं। अब ये ऑब्ज़र्व किया जाता है कि इन स्पेशल चिल्ड्रन को एक्स्ट्रा अटेंशन चाहिए होती है जैसे जो हम एक नॉर्मल क्लास में शायद ना दे पाए और नॉर्मल रेगुलर टीचर उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाए इन बच्चों को डील करने में नॉर्मल बच्चों के साथ। इसीलिए स्पेशल एजुकेशन के स्कूल बनाए गए हैं ताकि इनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिले और उनके नीड्स के अकॉर्डिंग ही हम उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर पाएँ।
अब प्लेसमेंट्स भी होने लगी हैं स्पेशल एजुकेशन की। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब बेसिकली इसके बाद जो है 2019 में क्वेश्चन भी आया हुआ है ट्रांजिशन का, आपके इंक्लूजन सेग्रीगेशन से इंक्लूजन का। तो बेसिकली पहले तो हमने यही थॉट प्रोसेस रखा हुआ था कि भाई सिर्फ अलग स्टूडेंट्स हैं, स्पेशल नीड्स हैं, तो उन्हें इंटीग्रेट नहीं करना, उनको बेसिकली स्पेशल स्कूल्स में ही पढ़ाना है। बट जब राइट इशू आता है तो वो अब ज़्यादा स्ट्रेस किया जाता है डिसेबल्ड एक्टिविटी, डिसेबल्ड लोगों के लिए। तो एक ग्लोबल इनिशिएटिव लिया गया कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एजुकेशन की सब बच्चों को, चाहे वो डिसेबल्ड हो चाहे वो नहीं हो। तो ये जो इंटीग्रेशन है वो हो रहा है क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम धीरे धीरे चेंज हो रहा है और उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो इसी चक्कर में हम सेग्रीगेशन से अब इंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं कि अलग स्कूल्स में ना करके हम नॉर्मल स्कूल्स में ही इन बच्चों को पढ़ाएं, या तो पार्शियली इंक्लूजन करके या फुली इंक्लूजन करके। तो ये जो सी चेंज जो है वो मेनली ग्रोथ है अंडरस्टैंडिंग की, जिन भी बच्चों के अंदर डिसेबिलिटी है और उनको हमने जो नीड कंसिडर करते हैं कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है कि उन्हें हम नॉर्मल एनवायरनमेंट में स्पेशल नीड्स को प्रोवाइड करके एडजस्ट कराएं। तो ये जो स्ट्रेस किया जा रहा है अंडरस्टैंड स्टूडेंट की डिसेबिलिटी, जो जिन भी बच्चों को डिसेबिलिटी है उनकी रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करने में, ये होने की वजह से इंटीग्रेशन हो रहा है। अब चेंजेस हो रहे हैं सेग्रीगेशन से, अब हम इंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बेसिकली अब पार्लियामेंट जो है, हमारा गवर्नमेंट भी है, वो भी प्रॉपर सपोर्ट दे रहा है इस इम्प्लीमेंटेशन की तरफ, और हम भी फोकस कर रहे हैं कि अब हम इंक्लूजन की तरफ बढ़े रादर देन एक स्पेशल स्कूल या इस डिसेबल्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को अलग करने के बजाय सोसाइटी में सेम ही स्थान प्रोवाइड करें। ठीक है, तो ये आप अच्छा अपने वर्ड्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं क्वेश्चन, ये ऑलरेडी आया हुआ था एग्ज़ाम में, तो इसे आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं हम सेंसरी इम्पेयरमेंट की। जो सेंसरी दिक्कत है, सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे, जैसे देखना, सुनना, वो विजुअल, और आपकी ब्लाइंडनेस है जैसे डेफनेस, बहरापन है, किसी बच्चे को नहीं दिख पा रहा है या किसी को कम दिख पा रहा है, या वो अंधा भी है और बहरा भी है, तो जो डेफ भी है, ब्लाइंड भी है, तो ये जो सेंसरी ऑर्गन्स में दिक्कत होती है उसे हम बोलते हैं सेंसरी इम्पेयरमेंट। और ये जो है आपका पार्शियल लॉस हो सकता है या कुछ कुछ लॉस हो सकता है, देखने में या सुनने में हो सकता है, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है देखने और सुनने में। तो ये जो हमारी दोनों सेंसेस हैं, देखने और सुनने में, अगर इनमें थोड़ा भी लॉस है तो भी हम उसे सेंसरी इम्पेयरमेंट में डालेंगे। अगर उसमें पूरा लॉस है, वो ज़्यादा सीवियर है, तो भी ये इसके अंदर आएगा ही आएगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट की। विजुअली जो भी दिक्कतें होती है, जून 2021 एमडीयू में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि ये क्या विजुअल इम्पेयरमेंट क्या है और इसको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, इसके क्या कॉजेज़ हैं, और तो वो सारी चीज़ें अब मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो वो ध्यान से सुनिएगा। विजुअल इम्पेयरमेंट बेसिकली एक एक्सपर्ट ने एक तरह का डिफ़ाइन किया गया है कि किसी भी तरीके का देखने में लॉस होना, उसे हम विजुअली इम्पेयरमेंट को बोलते हैं। अगर वो पार्शली है, पार्शियल विजन उसे नहीं दिख रहा है, या वो फुली ब्लाइंड है, दोनों ही लीगल ब्लाइंडनेस, या फिर बहुत सारे लोग हैं जो लीगल ब्लाइंडनेस में कंसिडर होते हैं। आपको या तो पार्शियली नहीं दिखता या कम्प्लीटली नहीं दिखता, दोनों ही विजुअल इम्पेयरमेंट में आते हैं। अब इसकी कॉजेज़ क्या हैं? तो बेसिकली अंधे या जिनकी आइज़ वीक भी हैं, या कुछ देख पाते हैं या एक आइज़ से देख पा रहे हैं, या पास का नहीं देख पाते, दूर का नहीं देख पाते, तो ये सारी दिक्कतें इसी के अंदर आती हैं। इसके क्या कॉजेज़ हैं? बेसिकली डिसीज़ हैं, जैसे आप देखोगे कॉन्ट्रैक्ट, आजकल मोतिया बहुत ही ज़्यादा आप कॉमन है। यूजुअली एक एज के बाद ये सबको हो ही जाता है, जिस वजह से उन्हें दिखना धुंधला हो जाता है।
तो ये डिसीज़ेज़ जो हैं वो उनकी वजह से आपको दिखने में जो भी दिक्कत होती है, जैसे आपको दिख नहीं रहा था, आपने ढंग से चश्मा नहीं लगवाया, एक पर्टिकुलर एज के अकॉर्डिंग आपके मस्कुलर नहीं डेवलप हुए, या किसी डायबिटीज़ की वजह से आपकी आइज़ का विज़न चला जाता है, या ट्रैकोमा जैसी बीमारी की वजह से, या कॉर्नियल ओपेसिटी की वजह से आपको दिखाई देने में दिक्कत होती है। तो बेसिकली डिसीज़ेज़ के नाम हैं जिसकी वजह से दिखने में दिक्कत हो सकता है, विज़न का लॉस हो सकता है, या तो पूरी तरीके से या फिर पार्शली हो सकता है, या आपको कम दिखने लगे। जेनेटिक डिफेक्ट्स हो सकते हैं, हो सकता है जन्म से ही आपके अंदर आपके पेरेंट्स के थ्रू आपको ये प्रॉब्लम मिली हो, अबनॉर्मलिटीज़ या इंजरीज़ की वजह से भी हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो, या कुछ भी आपकी बॉडी में अबनॉर्मल है उसकी वजह से, या कोई आपको चोट लग गई उस वजह से आपकी आइज़ में विज़न जा सकता है। पॉइजनिंग की वजह से, किसी भी तरीके के पॉइजन से आप खा लेते हो, या आप किसी भी तरीके के केमिकल से आप एक कांटेक्ट में आ जाते हो, तो पॉइजनिंग की वजह से भी आपका विजन लॉस हो सकता है। मैकुलर डीजनरेशन, बेसिकली ग्रेजुअली जो आपका डिटोरिएशन होता है मैकुला के अंदर, जो कि बहुत ही सेंसिटिव रीजन है रेटिना के अंदर, उसकी वजह से एक प्रोग्रेसिव आपका सेंट्रल विजन जो है वो लॉस होता ही रहता है। अब बहुत सारी इसमें डिफ़ाइन किए हुए हैं। एनिरेडिया की वजह से, जब आपका आइरिस जो एक आपकी आइज़ का पार्ट है वो ढंग से डेवलप नहीं होता, तो जो आपकी आँखों की आई बॉल है अंदर की, वो उसमें कॉन्टिन्यूस इधर उधर मूवमेंट होती रहती है। तो जिस तरफ आप देख रहे हो आपकी आई बॉल उस तरफ नहीं, कहीं पे भी जा रही है। तो ये जो बीमारी है वो एनिरेडिया होती है, इरिस जब आपका ढंग से डेवलप नहीं होता। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जिन भी बच्चों के अंदर विजुअली लॉस है या विजुअल दिक्कत है, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिज़िकल साइंस आप देख सकते हो, उनकी आंखें इधर उधर होती हैं यूजुअली, या आइज़ क्रॉस्ड आइज़ होती हैं, आई बॉल्स इधर उधर होंगे, या आइज़ बहुत जल्दी अप एंड डाउन होती हैं, या फोकस नहीं कर पाती किसी भी एक पर्टिकुलर फिज़िकल साइन के ऊपर। तो ये बेसिकली चाइल्ड जो है जिनको विज़न होता है, विज़न की दिक्कतें होती हैं, या तो दिख ही नहीं रही हैं, आंखें इधर उधर हो रही हैं, या फिर आप ऊपर नीचे बार बार अप एंड डाउन कर रहे हो। तो ये सारे फिज़िकल साइंस हैं जिसको आप देखकर समझ सकते हो कि इस बच्चे को दिखने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। क्लमजीनेस, अब ये जिन बच्चों को विज़न की दिक्कत है वो ओवरऑल क्लमजी होते हैं, इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होते। पुअर विज़न की वजह से वो हो सकता है इधर उधर कॉन्टिन्यूस गिर रहे हों, या इधर उधर जब भाग रहे हों, उन्हें पता नहीं चल रहा कि क्या कितना पास या कितना दूर है कोई भी ऑब्जेक्ट। तो टकरा सकते हो आप किसी भी चीज़ से, उन सब चीज़ों की वजह से आप अंडर कॉन्फिडेंट होते हो। वो बेसिकली ओवरऑल एक बच्चे को बहुत ही क्लमजी बना देता है। आप सराउंडिंग्स को नहीं देख पाते, स्पेस नहीं, जो मैसेज जाना चाहिए प्रॉपरली ब्रेन के पास वो नहीं जा पाता। तो बेसिकली आप मिस जज करते हो डिस्टेंस को कि ये ऑब्जेक्ट पास में है या दूर में है। तो प्रॉपरली जो यंग बच्चे होते हैं वो ढंग से वॉक नहीं कर पाते, जिनको भी विज़न की दिक्कत होती है। बिहेवियर में, अब जिनको विज़न की प्रॉब्लम है, बिहेवियर में भी बहुत दिक्कत होती ही है। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ब्लिंक कर रहे हों अपनी आइज़ को, झपका रहे हों अपनी पलकों को बहुत ज़्यादा। हो सकता है वो टीवी देखते हुए या कुछ भी पढ़ते हुए बार बार झपका रहे हों, या कभी उनके ऊपर गलती से रोशनी पड़ गई तो भी वो ढंग से नहीं देख पा रहे, या बुक्स को ढंग से पास रख के पढ़ रहे हों या बहुत दूर करके पढ़ रहे हों। तो ये सारे जो बिहेवियर के अंदर चेंजेस होते हैं, या वो आपको बता सकता है कि इस बच्चे को विजुअली दिक्कत है या ढंग से इसको दिख नहीं रहा है। पुअर आई हैंड कोऑर्डिनेशन, अब हाथों का और आपकी आइज़ का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये भी एक तरह का साइन है कि बच्चे को आइज़ विजन में दिक्कत है, या उसे ढंग से नहीं दिख रहा है या बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है। तो ये बच्चों को, जब भी वो बच्चे खेल रहे होते हैं तो पेरेंट्स को ये ऑब्ज़र्व ज़रूर करना चाहिए कि वो टॉयज़ को कितनी पास या कितनी दूर से खेल रहा है, और कुछ अलग तरीके का कोऑर्डिनेशन उनका सही है या नहीं है। बेसिकली कभी कभी आप कैच करो बॉल को, या आप
शूज़ को टाई कर रहे हो या स्कूल होमवर्क कॉपी कर रहे हो अपने ब्लैक बोर्ड से, तो ये जो कोऑर्डिनेशन है वो पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे का सही है या नहीं है। अब पुअर हैंड राइटिंग भी हो सकती है पुअर आई हैंड कोऑर्डिनेशन का। तो ये बेसिकली ये इनकी आइज़ इधर उधर रहती हैं, कुछ ना कुछ बैलेंस जो होता है वो इतना अच्छा नहीं होता, हो सकता है वो एक टाइम पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। अब पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, अब जो बच्चे ढंग से नहीं देख पा रहे उनको परफॉर्म करने में भी दिक्कत होगी ही होगी, क्योंकि वो ढंग से देख नहीं पा रहे हैं तो वो लिख नहीं पा रहे होंगे, चीज़ें समझ नहीं पा रहे होंगे। तो ये जो बेसिकली लर्निंग डिसेबिलिटी उनके अंदर आ ही जाती है, जो कि हम सोचते हैं कि एक तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी है, बट एक्चुअल में वो उस बच्चे को ढंग से दिख नहीं पा रहा है, इसलिए वो ढंग से पढ़ नहीं पा रहा और इसलिए वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो ढंग से ना पढ़ने की वजह से वो बार बार फिंगर को फॉलो कर रहा है, हो सकता है वो इतना ज़्यादा ऑब्ज़र्व नहीं कर पा रहा, ढंग से नहीं देख पा रहा, तो इस वजह से वो सब्जेक्ट में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा और उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पुअर हो रही है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था आपका 16 मार्क्स में। ये सारे पॉइंट्स आप बहुत ही इजीली डिस्क्राइब कर सकते हो, अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, काफ़ी जनरल भी हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। अपकमिंग वीडियोस में हम हेयरिंग इम्पेयरमेंट और काफ़ी अदर टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग वीडियोस भी आप बिल्कुल मिस ना कर पाएँ। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।